हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद हर बच्चा हिंदी में 95% मार्क्स लाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों का पूरा हिंदी एक ही क्लास में खत्म कराने वाला हूं। आपके हिंदी के पेपर में जो जो क्वेश्चन आएगा वो सब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ये क्लास को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, पूरा हिंदी आप लोगों का इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। आप लोग अगर ये सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा से पहले देख लिए ना, तो हिंदी में 95% आप लोगों का बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। आज के इस वीडियो को सबसे पहले सभी बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए आज हम लोग पूरा किताब पढ़ने वाले हैं। मतलब पूरी किताब अगर आपने पढ़ लिया तो 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं वो सारा क्वेश्चन तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। आप बोर्ड हॉल में जाओगे, जैसे आपको हिंदी का पेपर दिया जाएगा और आपने जो जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया आपने तैयार कर लिया, तो हिंदी के पेपर में धुआं उड़ा दोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। और पूरा किताब आज की इस वीडियो में खत्म करा दूंगा एक ही क्लास में, जो 2027 बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। बिल्कुल से एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। आज हम लोग आपके बुक में जितने भी बहुविकल्पीय गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन सब कुछ आज के एक क्लास में कराने वाला है। संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश सब कुछ आज के एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है। और आज आप लोग अगर ये क्लास देख लिए, हिंदी में 95% आप लोग जरूर लाओगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10 हिंदी में, जो हमारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। ऐसे आप लोग भैया बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे, सबसे पहले आपको ऐसे दिया जाएगा हिंदी का पेपर। देखो ये हमारे पास एक मॉडल पेपर है, ठीक है। ये हिंदी का एक मॉडल पेपर है। आप लोग देखो 2 पेज में है और 2-3 पेज में आपका पूरा पेपर बना रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया है आप लोगों को खंड आ, जो कि रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसमें आप लोगों को पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, शुक्ल युग की कालावधि है। पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया और मैंने यहां डायरेक्ट यहां क्वेश्चन छाप दिया है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को पेपर में सबसे पहले आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न है, एंड फिर आप लोगों का है बच्चों गद्यांश, पद्यांश, फिर आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय है, निबंध है, पत्र लेखन, ठीक है, खंड काव्य। तो आज का इस क्लास में सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। मतलब हिंदी के पेपर में आप ऐसे जाओगे और पेपर का एक एक क्वेश्चन का धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, हम लोग पूरा हिंदी का पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम में भैया हर साल आते हैं, मतलब आपका हर साल आता है 2027 बोर्ड परीक्षा में, बिल्कुल आएगा, ठीक है, आता ही है। तो आप बहुत ध्यान से देखना। देखो हम लोग सबसे पहले 20 अंक का आपका हिंदी के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले हम लोग 20 में 20 अंक भैया पक्का करेंगे। 20 में 20 अंक पक्का हो जाएगा, फिर हम लोग गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध सब देखेंगे। तो देखो सबसे पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न ध्यान से देखो, शुक्ल युग की कालावधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया बोर्ड परीक्षा के लिए। शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक है, कब से कब तक शुक्ल युग माना जाता है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। कितने बच्चे को पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो हर क्वेश्चन को पढ़ना है। तो आपका जो शुक्ल युग है वो 1919 से 1938 तक माना जाता है, ठीक है। गा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पहले समझ लो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि शुक्ल युग की कालावधि 1919 से 1938 तक माना जाता है। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कृति कंकाल के लेखक हैं। एक अंक का ये भी आएगा। कृति कंकाल जो है उसके लेखक कौन है? देखो आपका कंकाल हो या फिर आपका चंद्रगुप्त हो, ध्यान से समझ लो, चंद्रगुप्त हो बहुत बार आता है, स्कंदगुप्त हो, स्कंदगुप्त, चाहे आप लोगों का झरना हो, ठीक है, आंसू हो, कामायनी हो, कामायनी, ठीक है। ये सारी रचनाएं किसका है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये सारी रचनाएं जो है वो केवल और केवल जयशंकर प्रसाद जी का है। हमेशा याद रखना, ये सारी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? ये 2 क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए, प्लस चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, कामायनी, ये सब अगर आ जाए तो वो याद रखना कि हमारे किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। और सारा हमारा गलत है,
चलो 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा नंबर, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बादल की मृत्यु आप जाके देख लो, अगले साल यानी कि 2026 का पेपर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, मतलब आता है, बहुत बार आता है पेपर में, आता है भैया पेपर में, तो आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पूरा हिंदी का पेपर, आप लोग टेंशन मत लो, एक क्लास से आप लोगों का बहुत सारा नंबर पक्का होने वाला है। तो आपका जो उपेंद्र नाथ अशक का है नहीं, जयशंकर प्रसाद जी का है नहीं, राम कुमार वर्मा जी का, किसका है? राम कुमार वर्मा जी का। याद रखना कि बादल की मृत्यु जो रचना है वो राम कुमार वर्मा जी का है, ठीक है। 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन समझो, कलम का सिपाही किसकी रचना है? बताओ, कलम का सिपाही आप लोग देखे होंगे बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही, देखो हम लोगों के लिए कलम क्या है? कलम एक हमारे लिए अमृत है। क्या है बच्चा? अमृत है, तो इसलिए हमारा अमृत राय सही हो जाएगा। बताओ, कोई हार्ड लगा? और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम का 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो तो आप देखोगे यही क्वेश्चंस आए हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि हम बोर्ड परीक्षा का पेपर दे रहे हैं, आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ लेना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल जी हैं, या फिर हमारा खा वाला है जगनीक है, या नरोत्तम दास है, या भूषण है? बताओ कौन है? कौन है भैया छत्रसाल दशक के रचनाकार? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भूषण जी हैं। कौन है? भूषण जी हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार। ये क्वेश्चन आप जाके देख लो कितना बार आ चुका है, ठीक है। आप लोगों को 20 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। हम लोग भैया हिंदी के पेपर में एक एक क्वेश्चन को ऐसे तोड़ेंगे ना कि समझो आप बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। और ऐसे में हर सब्जेक्ट का क्लास देने वाला हूं। आप लोगों को करना क्या है? सभी बच्चे प्लीज 24 घंटे के अंदर हर बच्चा अपना प्यार दिखाओ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो 24 घंटे के अंदर इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दो। हर बच्चा लाइक कर दो, 1000 लाइक 24 घंटे के अंदर, 1000 लाइक, ठीक है। और अगर एक स्टूडेंट अपने एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना तो ये बहुत जल्द हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा मैं आप लोगों को ऐसे साइंस का और मैथ का भी मैराथन क्लास लाऊंगा, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से, अगर जितने बच्चे प्यार करते हैं, हर बच्चा अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, तो प्लीज आप 24 घंटे के अंदर हर बच्चा लाइक शेयर कर दो। 1000 लाइक हो जाएगा, तुरंत आप लोगों के लिए बहुत सारी और अच्छी क्लास आएगी, ठीक है। आप लोग बस लाइक शेयर कर दिया करो, मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, ठीक है। चलो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप जाके देख लो, ये बोर्ड का पेपर है, ये बोर्ड का पेपर है। अगर मैं दिखाऊं तो देख लो कितना क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहां आप लोगों का पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, साकेत अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो सारा क्वेश्चन वही छप रहा है, बस आप लोग ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं बिल्कुल से ध्यान से समझो, ठीक है। जब जाओगे पेपर में तो कहोगे सर ने बताया था वही आ गया। निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की 2 विशेषता, प्रयोगवाद की 2 विशेषता बताओ क्या है? प्रयोगवाद की घोर वैश्विकता भी है, यथार्थवादी चित्रण भी है, दोनों है। और अगर ऐसा आएगा तो आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखा रहेगा, ऑप्शन का व खा दोनों, ऐसा ऑप्शन जरूर से जुड़ा रहेगा। तो हमारा सही है का एंड खा दोनों, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। मिलान का 1 नंबर आएगा और एक क्वेश्चन आपको करना ही है, क्योंकि 1 नंबर का मिलान आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। 1 मार्क्स का मिलान जो है आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। देखो ये मिलान आपसे कह रहा है कि कवि एवं उनकी रचनाओं का पूर्णतः मिलान कीजिए। अब देखो ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा, कुछ ऐसे रचनाएं हैं, कुछ ऐसे आपके रचना है जो याद कर लो उनके कवि कौन है, क्योंकि ऐसे अगर आ गया बोर्ड परीक्षा में आपने नहीं याद किया तो फिर आप छोड़ के चले आओगे। देखो यहां देखो, इधर लिखा हुआ है केशव, इधर देव, इधर भूषण, इधर मतिराम, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कोई एक पता हो। देखो अगर हम लोग केशव जी की रचना देखें तो वो कौन सा है? रामचंद्र का रचना है, ठीक है। यानी कि हमारा पहले का तीसरा इसमें भी है, ठीक है। और देव जो है वो कौन सा है? देव जो है वो भाव विलास, ठीक है। भाव विलास जो है देव की रचना है, यानी कि दूसरा वाला सही है, ठीक है। चलो एंड हमारा भूषण की कौन सी रचना है? भूषण की है शिवा बावनी, ये बस यही वाला सही है बच्चों, ठीक है। और हमारा मतिराम जी का जो है वो रसराज है, कौन सा? रसराज, ठीक है। यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है। और ऐसे अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप सारे बच्चे भैया चुटकियों में कर लेना। थोड़ा सा आप लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ में और ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में, बस आप लोग जितना बता रहे हैं बिल्कुल तैयार करते चलो। आगे आ जाओ। अगला
8 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक, देखो सप्तक के संपादक कौन थे, जल्दी बताओ, सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञेयी थे, ठीक है, अज्ञेयी थे। अब अज्ञेयी जी, ये एक क्वेश्चन बन गया। अब देखो तीसरा सप्तक आप लोगों को बताना है, लेकिन इससे पहले आप सभी बच्चे कमेंट कर देना दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक, ठीक है, ये कमेंट करना। यहां से 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। एक दूसरा सप्तक आप लोग कमेंट करो। मैं आपको अज्ञेयी बता दिया कि इसके संपादक जो थे वो अज्ञेयी जी थे। अब तीसरा सप्तक कब संपादित हुआ था? सभी को पता है 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। 1959 में हमारा भैया जो तीसरा सप्तक है वो संपादित हुआ था। ये हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देख लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ध्यान से समझना। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? जो द्विवेदी युग है वो नाम किसके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी? नहीं। भारतीय, ये तो आपका नहीं होगा। जिसके पीछे द्विवेदी है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा था, ये याद रखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे भैया द्विवेदी युग नाम पड़ा था। गा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद युग की विशेषता कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बच्चा कंप्लीट कर लेना। छायावाद युग की विशेषता कौन सी है? अब देखो छाया हमें कहां से मिलता है? छाया हमें पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधे तो ये क्या है? प्राकृतिक हैं, यानी कि प्रकृति से दिया गया है। तो पेड़ पौधे अर्थात प्राकृतिक। तो युद्धों का वर्णन नहीं होगा, यथार्थवादी चित्रण नहीं होगा, भक्ति की प्रधानता नहीं होगी, प्रकृति का मानवीकरण, क्योंकि ये जो है प्रकृति से है तो इसलिए छायावादी का जो होगा वो प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। ये 10 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार आ चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव। देखो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 ही रस आता है, एक हमारा करुण रस आता है, एक हमारा हास्य रस आता है, 2 रस आता है। तो अब आप 2 ही रस का अस्थाई भाव तैयार कर लो, बस आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। और हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है। अब कोई सभी एक अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा आप तुरंत सही कर लेना। तो इसका क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 नंबर आपका यहां से, आपका ये व्याकरण है, ठीक है। अगर आप लोगों का हास रस का आएगा तो हास हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां लिखा हुआ है कि जहां उपमेय में उपमान की सामान्यता की जाए, मतलब सामान्यता की जाए, एक जैसा दिखाया जाए। समानता मतलब हमारा जो है भेद रहित आप लोगों का जो है, ये समानता का मतलब होता है कि उपमा नहीं होगा। उपमा में तुलना किया जाता है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। रूपक में भी तुलना किया जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, ठीक है। क्योंकि यहां हमें समानता था, संभावना दिखाया जाता है, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना भैया। हिंदी का पेपर देने जाओगे तो फिर आप धुआं धुआं उड़ा के आओगे। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दो भाई। हमें 1000 लाइक पहुंचाना है 24 घंटे के अंदर, क्योंकि हमें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना है। ऐसे हर सब्जेक्ट का क्लास लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर क्लास अगर आपने देख लिया 5 क्लास लाएंगे और फिर आप हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 13 नंबर क्वेश्चन, जो सिमरथ सिद्ध हुई गणनायक कवि और वदन अनुग्रह सोई बुद्धि रस्य सुध सदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको छंद बताना है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही छंद आते हैं, एक रोला एक सोरठा। तो दोहा कुंडलिया हटा दो। अब रोला और सोरठा में हमारा कौन सा छंद है? तो ये हमारा सोरठा छंद है। कौन सा है? सोरठा छंद। याद रखना, याद रखना बच्चों, जितना मैं आपको करा रहा हूं ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन समझ में आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, जल्दी बताओ। रचना के आधार पर हमारे वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताओ। कितने बच्चे को बताया रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं? कितने? 3 भेद होते हैं। अब आप लोग एक बात कमेंट करो कि अर्थ के आधार पर, अभी हम लोग रचना देखा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? चलो जल्दी से कमेंट करो, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? हर बच्चा कमेंट करे। देखो इसी वीडियो में हिंदी खत्म करने वाले हैं, ठीक है। 15 नंबर विकारी पद के भेद हैं। विकारी पद के कितने भेद होते हैं? याद रखना, ज्यादातर भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर हमारा 8 होते हैं। तो इसमें हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। विकारी पद के हमारे 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। 15 क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य, देखो
कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? अगर कर्मवाच्य पूछे, कर्मवाच्य, तो याद रखना कर्म की प्रधानता होगी, क्योंकि कर्म में कर्म की ही प्रधानता होगी। अगर कृतवाच्य में पूछे तो कृतवाच्य का मतलब कर्ता की प्रधानता होगा, क्योंकि कृतवाच्य का मतलब होता है कर्ता। ठीक है, तो इसमें हमारा किसका? कर्ता की प्रधानता होगी। तो क्रिया की नहीं, कर्म की नहीं, कर्ता की प्रधानता। किसकी? खा वाला ऑप्शन सही है भैया, कि हमारा कर्ता की प्रधानता होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा, अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अगर हम आपसे पूछें कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अधिकार, तो आप कहोगे अधि उपसर्ग है, क्योंकि आगे अधि लगा हुआ है, क्योंकि उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ता है। अब आपसे अव्यागत पूछा गया, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अब होगा या आ होगा, नहीं, इसमें भी अभी ही होगा। इसीलिए कहते हैं जो थोड़ा सा हार्ड है ना वो समझ कर चलो, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा अभी ही होगा। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि या तो आ लगा देंगे या बड़ा आ लगा देंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी अभी उपसर्ग है। याद रखना, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? आज के बाद समास आप लोग पहचानना तुरंत 2 मिनट में जान जाओगे। पंचवटी में द्विगु समास। अब कैसे? देखो ध्यान से समझो, आपके बोर्ड परीक्षा में 2 ही समास आता है, एक द्विगु एक द्वंद्व। ठीक है, तो द्वंद्व में क्या होगा, ध्यान रखना, द्वंद्व में हमारा जैसे माता हाइफन पिता, ठीक है, भाई और बहन, ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है, ध्यान दो, समझो। और जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास, इसमें क्या होता है? पंचवटी मतलब 5, आगे गिनती आ जाता है। पंचवटी में आगे क्या है? 5 है। अगर आपसे कहा जाए त्रिलोचन, त्रिलोचन, तो आगे क्या है? 3 है, मतलब गिनती आ जाएगा, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अब द्वंद्व द्विगु में कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा द्वंद्व में ऐसे हाइफन लगा रहेगा, माता पिता भाई बहन सर मैडम ऐसे करके, और जो हमारा द्विगु होगा उसमें आपका गिनती आएगा, पंचवटी मतलब आगे 5 आ गया, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया? बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल छाप कर आओगे ना। आगे आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन, खेत का तत्सम रूप होगा, खेत का हो जाएगा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? क्षेत्र। खेत का जो तत्सम रूप होता है वो क्षेत्र होता है। अब 20 यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ लेते हैं मेरे प्यारे लाडलो। युष्मद शब्द का विभक्ति और वचन, मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन युष्मद का, तो युष्मद का जो हो जाएगा त्वय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वय। तो ये हम लोगों ने देख लिया 20 में 20 ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल वायरल है। ठीक है, आप कंप्लीट करके ही जाना बोर्ड परीक्षा से पहले। आप जैसे जाओगे आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा, ध्यान से समझो, ये हमारे पास ओएमआर सीट है, समझो। पेपर में ऐसे आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा, ये ओएमआर सीट। अब इसमें आपको एक एक कलर करना है, जैसे अगर पहले का सी सही है तो सी कलर कर देना, ऐसे 20 नंबर आपको यहां कलर करना है। फिर हमारा इसके बाद वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होगा, जिसमें गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध स्टार्ट होगा। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को तैयार हो गया ना, बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब एक टाइप का और क्वेश्चन तैयार कर लेना, उसमें रहता है कथन और कारण वाला। इसका ट्रिक समझ लो, जिंदगी भर आपको हिंदी में काम आएगा। कथन व कारण वाला, कथन व कारण वाला। ठीक है, कथन व कारण वाला। अगर कथन व कारण वाला क्वेश्चन आए तो इसमें आप हमेशा हमेशा आप तुक्का किस पे लगाना है? बिल्कुल सही होता है, क्योंकि हिंदी में मैंने देखा है, तुक्का आप लोगों को लगाना है ऑप्शन ए व फिर सी पर, बस याद रखना। कथन और कारण वाले में आज से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको तुक्का लगा देना है ऑप्शन ए या सी पर। कथन और कारण वाले क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, 1 नंबर का, तो ये आप ध्यान रखना। आपका हिंदी में इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसे आप पूरा 20 में 20 नंबर आप एमसीक्यू करके आना, एक भी क्वेश्चन आप हिंदी के पेपर में छोड़कर मत आना। तो ये हमारा 20 में 20 एमसीक्यू हो गया। जितना क्वेश्चन मैंने कराया है सारा तैयार कर लेना, सारा क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं आगे, जो हमारा गद्यांश है बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। एक हम आप लोगों को गद्यांश बताएंगे। देखो गद्यांश आप लोगों को एक महत्वपूर्ण गद्यांश मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि आपका भैया 6 नंबर बिल्कुल पक्का करा देगा। 6 में 6 अंक आप लोगों का बिल्कुल से पक्का होने वाला है, ध्यान से समझो, ठीक है। गद्यांश एक ऐसा मैंने गद्यांश लाया है जो बोर्ड पेपर में हर साल आता ही आता है।
ठीक है। एक आप लोग मित्रता चैप्टर तैयार कर लेना, ठीक है, वहां से गद्यांश आता है। और ममता में आप लोग ये वाला गद्यांश तैयार कर लेना, क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, ममता वाले चैप्टर से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, बहुत ध्यान से समझो, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ये आपको 6 नंबर देकर जाएगा, छोटा मोटा नहीं है, और हर साल आता भी है, हर साल आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हर साल आता है, बस ध्यान से समझ लो। लिखा हुआ है रोहिताश दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता, ममता शब्द आ गया, किस चैप्टर से लिया गया है, ममता से, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। सोन के तीव्र गंभीर प्रवाह को देख रही हैं, ममता विधवा थी, ममता कैसी थी, विधवा थी, ठीक है, एंड उनका एवं शोषण के समान उमड़ रहा था। अब यहां से आपका रेखांकित अंश आ गया, ध्यान से पढ़ना, रेखांकित अंश का व्याख्या आपको 2 नंबर देकर जाता है। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी और आंखों में बरसात लिए हुआ सुख के संकट में आपका शयन में विकल रही थी। बस इतना छोटा सा अंडरलाइन है, बस छोटा सा, ठीक है। वह रोहितास दुर्ग के पति के मंत्री की चूड़ामणि की एक अकेला दुहिता थी, फिर भी उनके लिए अभाव होना असंभव था, मतलब संकट होना असंभव था। लेकिन जो विधवा है उनको तो संकट होगा, ठीक है, क्योंकि परंतु वह विधवा थी, और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निरामय प्राणी होता है, उनका विडंबना का अंत नहीं है, क्योंकि हिंदू में जो विधवा होती हैं उनका सबसे ज्यादा ही ये दुख वाला बात है, ठीक है। इनका जो है अंत, मतलब विडंबना, मतलब इनके जो संकट का अंत ये असंभव है, ठीक है। बस ये आप ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। अब इसमें 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न, आपको 3 प्रश्न करना है और आपको 6 अंक मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, पाठ और लेखक का नाम लिखना है, 2 अंक आपको मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 अंक मिल जाएगा। और प्रस्तुत गद्यावतरण में किसके बारे में कहा गया, 2 अंक मिल जाएगा। बस आपने ये 3 क्वेश्चन कर लिया, 2 अंक मिल जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया पाठ और लेखक कौन है, पाठ आपका है ममता, अगर नहीं आता ऐसा लिख देना। लेखक आपके कौन है, लेखक आप लोगों का है जयशंकर प्रसाद जी, सभी को पता है इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। चलो ये चीज आप लोगों का बिल्कुल से पक्का हो गया ना, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखो अगर मान लो रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता, इसी को अपनी भाषा में बना बना के लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखो यहां हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला ध्यान से समझो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे संदर्भ। संदर्भ क्या है, देखो ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब ये जो है इसको आप अलग पेन से लिखना, ममता, क्योंकि पाठ का नाम है, ठीक है। नामक कहानी से उद्गत इसके लेखक छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं, श्री जयशंकर प्रसाद जी। इसको अलग पेन से लिखना, हाईलाइट, अगर आप सारा ब्लैक से लिख रहे हो तो इसको ब्लू से लिखना, ठीक है, ब्लू से लिखना, ध्यान रखना, थोड़ा सा हाईलाइट, बस इतना। आप संदर्भ ऐसे लिखना है। अब किसी दूसरे चैप्टर से आ गया तो कुछ नहीं करना, यहां जो पाठ का नाम बदल देना है और यहां लेखक का नाम बदल देना है, बस, और सारी चीजें सेम रहेगा आपका। किसी भी चैप्टर से आ जाए भैया, आपको सेम ऐसे लिखना है। दूसरा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, बस 1-2 बार पढ़ लेना, फिर आप आराम से लिखना। जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहितास के राजमहल के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में उदास हृदय ममता सोन नदी की तेज प्रवाह को एकटक देख रही थी, या देख रही हैं, जो सोन नदी की प्रवाह को, ठीक है। एंड उनके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से भावी जीवन की चिंता संदर्भित अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उनकी आंखों में दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे। साथ ही राजमहल की समस्त सुख सुविधाएं, जो राजमहल में इतनी सारी सुख सुविधाएं थी, वो उनको सूल के समान कष्ट पहुंचा रही थी। मतलब जैसे त्रिशूल होता है, वो सूल के समान, मतलब वो उनको अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था। एंड कोमल कोमल बिस्तरों पर शयन भी उनसे कांटों के सैया के समान प्रतीत हो रहे थे। बस इतना आपने लिख दिया, 2 अंक आपका पक्का हो गया। बताओ अब आप लोग इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, आप गद्यांश को पढ़ो, अपनी भाषा में छाप दो। अगला एक क्वेश्चन और रहेगा, यहां आप लोगों से पूछा गया प्रस्तुत गद्यावतरण में किसके बारे में बताया गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर चला जाएगा, बहुत ध्यान से करना। आपको मैं जितना भी गद्यांश पद्यांश है सब पढ़ा देंगे, ठीक है, आपको पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को सारा पीडीएफ, मतलब इसमें जितने भी गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध हर एक का, और ये जितना मैं पढ़ा रहा हूं सारा पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग बस आप लोग लाइक करो और अपनी पावर दिखा दो। 24 घंटे के अंदर 1000 लाइक, हर बच्चे को लाइक करना, 24 घंटे के अंदर 1000 लाइक आप कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अपने मम्मी पापा से कह दो कि सरवण सर आज से हमें पढ़ा रहे हैं और आज से हम पूरा एक क्लास सरवण सर का देखेंगे और फिर हम भी 95% लाएंगे, रैंक फर्स्ट लाएंगे। आज ही आप बोल दो, क्योंकि हम आप लोगों को हर सब्जेक्ट का ऐसा क्लास लाने वाले हैं ना कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखो, प्रस्तुत गद्यावतरण में रोहितास के किले के अधिपति चूड़ामुड़ की एक
मात्र पुत्री जो ममता के विषय में कहा गया है, जो युवावस्था में विधवा हो गई थी, मतलब युवावस्था में विधवा हो गई थी। समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं की उपलब्धता होने का उनके परेशानियों का अंत नहीं है। ठीक है, बस ये आपका 6 नंबर पक्का हो गया। गद्यांश का 3 क्वेश्चन का आंसर देना था, ये छोटा सा गद्यांश था, 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना था, 6 नंबर पक्का। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूं हर सब्जेक्ट का ट्रिक। अगर आपको हिंदी में मान लो आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए तो हिंदी में 5 ट्रिक, मतलब आप अगर वो एक क्लास देख लिया कम से कम 80% बन जाएगा। गणित में मान लो आप किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाए तो आपको गणित में 5 ट्रिक, मतलब गणित में आपको कुछ नहीं आता, मान लो ना आए तो गणित में 5 ट्रिक। ठीक है, मतलब आप पास होने का ट्रिक आप वहां से 80% ले आओगे। ऐसे में आप लोगों को विज्ञान में पास होने का ट्रिक बच्चों, विज्ञान में 5 ट्रिक। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए। इंग्लिश में पास होने का ट्रिक आप 80% तो आप ले आओगे। ये क्लास बहुत जल्द आने वाला है, बस तैयार हो रहा है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर बच्चा आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर बच्चा सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। फिर हम आप लोगों को डेली आप लोगों के लिए ऐसी क्लास लाएंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में धुआं उड़ाने वाले हो। सभी बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब करो, नीचे लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, सभी बच्चे लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गद्यांश हम लोगों ने 6 नंबर पक्का कर लिया। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है पद्यांश। देखो महत्वपूर्ण पद्यांश, जैसे 6 नंबर का गद्यांश आता है वैसे आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का पद्यांश भी आएगा, 6 अंक का पद्यांश भी आएगा। ठीक है, तो देखो यहां आप लोगों का पद्यांश कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही चैप्टर का। और आप ये वाला अगर पद्यांश देखोगे तो लगातार बोर्ड पेपर में आ रहा है, लगातार आ रहा है, लगातार पेपर में आता है, लगातार पेपर में आ रहा है और 2027 में भी जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सूरदास जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी पद्यांश है, पद्यांश लिखा हुआ है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुण्य बोले, रंग चले से सत्यदाई, सूरदास स्वामी करना बार बार बंद होती पाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों पद्यांश है, बिल्कुल से तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, देखो यहां हमारा स्टार्ट हो रहा है, 3 क्वेश्चन इसमें रहेगा। देखो आपके 5 क्वेश्चन दे रखा, लेकिन 3 इसमें से 3 ही क्वेश्चन आएगा। पहला तो ये आ जाता है प्रस्तुत पद्यांश का हिंदी में व्याख्या और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का ये आ जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का आ जाएगा। और कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करते हैं, मतलब बस 3 ही आएगा। बट मैं आपको और समझा दे रहा हूं, सूरदास में कौन सा अलंकार है, सूरदास स्वामी में। एंड चरण शब्द जो है शब्दों का तत्सम रूप, चरण शब्द का तत्सम रूप। ठीक है, अब मैं आपको एक एक को समझाऊंगा। इसमें से आपको 6 नंबर मिलने वाला है, हर बच्चा 6 नंबर पक्का कर लो, कोई एक आपको इसी में से 3 करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं संदर्भ। संदर्भ तो हर बच्चे को पता है कौन से पाठ से लिया गया है, पाठ आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो संदर्भ आप हेडिंग डाल देना बोर्ड पेपर में। ठीक है, अगर आप कॉपी लिखना नहीं जानते हो, मैं आप लोगों के लिए कॉपी लिखने का एक क्लास ले आऊंगा। देखो यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरदास नामक ग्रंथ से हमारी हिंदी के काव्यखंड में पद नामक पाठ से लिया गया है। यहां पद वाला पाठ है और सूरदास जिसके कवि हैं। बस हो गया 2 नंबर। इसमें क्या है, मान लो आप ऐसा ना लिख पाओ तो कुछ नहीं करना है, यहां डालो पाठ और यहां डालो कवि। ऐसे अपनी कॉपी में एक लाइन में पाठ डाल देना और एक लाइन में कवि डाल देना, और ऐसे आप लिख देना कि पाठ हमारा पद है और कवि हमारा सूरदास है। बस लो, अगर ऐसे भी लिख दिए तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता आपका 2 नंबर। ऐसे भी आपको लिखने का वहां बताया गया है कॉपी में। ठीक है, समझ में आ गया। आपको बड़ा लिखाना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो ऐसे लिख देना। व्याख्या समझो, व्याख्या करने से पहले 1-2 बार आप ध्यान से पढ़ लेना, जो आपका पद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ लेना, तब और अच्छा लगेगा। भक्त श्रोमणी सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण के जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, मुलायम है। ठीक है, और उनके चरणों की वंदना हमें करनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, मतलब इनके जो चरण हैं इनका प्रभाव बहुत व्यापक है। ठीक है, इनकी कृपा से अगर हो जाने से कोई लंगड़ा व्यक्ति, जो व्यक्ति लंगड़ा है मतलब ऐसे चल नहीं पाता, ठीक है चल नहीं पाता, लंगड़ा है, तो लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वतों को लांग लेता है। अगर उनके चरणों की कल्पना हो जाए मतलब तो वो उसको नांग सकता है। ठीक है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो अंधा व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं दिखाई देता उसको भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। सरवण सर का क्लास दिखाई देने लगता है कि सर पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और बच्चे लाइक नहीं कर रहे।
लाइक नहीं कर रहे। आज आपका मतलब प्लीज हर बच्चा लाइक करो, अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सारे बच्चे। देखो मेहनत हम आप लोगों के लिए दिन रात कर रहे हैं और करेंगे, बस आप लोग प्लीज अपना प्यार दिखा दिया करो। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति है वो दोबारा सुनने लगता है, ठीक है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है, और किसी दरिद्र व्यक्ति के श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करनी चाहिए। बस इतना हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, अब 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। देखो सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? सूरदास स्वामी में हमारा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि सा सा जो शब्द है एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। चलो आगे आ जाओ। आगे देखो, एक हमारा था सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार, एक हमारा था कवि सूरदास जी भगवान कर्णों की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि भैया इनकी लिख दो आराम से, इनकी कृपा से कोई लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को लांग सकता है ऐसे। अब ये मैंने बता दिया। अब चरण और सब शब्द का तत्सम रूप, तो देखो चरण तत्सम हमें बताना था, चरण का हो जाएगा चरण और सब का हो जाएगा सर्व, ये भी 2 नंबर का आएगा। समझ में आ गया? मैंने आपको ऑब्जेक्टिव 20 अंक समझा दिया, 20 अंक का ऑब्जेक्टिव, प्लस मैंने आप लोगों को गद्यांश जो है वो भी समझा दिया बच्चा, और प्लस मैंने आप लोगों को पद्यांश भी समझा दिया, मतलब 6-6 अंक का गद्यांश और पद्यांश समझा दिया। अब आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा गद्यांश पद्यांश में, क्योंकि मैंने आपको 6-6 अंक का गद्यांश पद्यांश पूरा दोनों समझा दिया। अब जो और इंपॉर्टेंट है वो 1000 लाइक जैसे हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, आपको मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप अभी हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, लेकिन लाइक होने के बाद 9918863196 आप हमें मैसेज कर लेना, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हमारा शर्त है हर बच्चा आज वीडियो को शेयर करे, और फिर मैं आपको हर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाने वाला हूं। आगे आ जाओ। आगे हम लोग करने वाले हैं 5 अंक सबसे पहले पक्का, 5 अंक आप लोगों को मैं सबसे पहले पक्का कराऊंगा संस्कृत का गद्यांश। 5 अंक आप लोगों का पहले मैं पक्का कराने वाला हूं, 5 अंक का आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसमें एक आप लोग चैप्टर देख लेना वाराणसी, वाराणसी वाला चैप्टर जरूर से देख लेना, यहां से जरूर से आता है, या फिर आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। वाराणसी चैप्टर देख लेना, या फिर मैं ये वाला पढ़ाने वाला हूं, जल्दी से आप लोग ध्यान से देखो। आप लोग देखो गद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से लिया गया है, बहुत ध्यान से समझना। देखो लिखा हुआ है अस्माका संस्कृता सदा गतिशीला वर्धता मानव जीवन संस्क्रम ऐसा नवम नवम विचारधारम स्वाभिकृता नवम शक्ति चाप्रुसाम अत दुरागा नस्ति युक्तम कल्याणकारिता सशस्त्र ज्ञातम भवति, और गतिशीला रहस्य मानव जीवन से निहित तद्य सत्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। विचार देव आचार्य दृढ़ता, ठीक है, चेती, ये आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में लगातार आ रहा है, ठीक है, लगातार हर साल पूछा जा रहा है, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना, हर साल आता ही आता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो ये आप लोग पहले देख लो, अपनी बुक में देख लेना, और मैं आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें संदर्भ, संदर्भ बहुत छोटा सा आपको लिखना होता है, बस छोटा सा संदर्भ आप लोग हेडिंग डाल दो, और संदर्भ में देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति, बस केवल आपको भारतीय संस्कृति नामक आपको पाठ से उद्धृत है, बस ये केवल आपको यहां पाठ का नाम लिखना होता है, बस पाठ का नाम लिख दिया 2 नंबर मिल जाएगा। 3 अंक आपको मिलता है इसका व्याख्या का। तो प्रसंग आप लोग लिख दो, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति गतिशीला और लचीलेपन के बारे में बताया गया है। अब अनुवाद देखो, यहां आप लोग अनुवाद कर लो, अनुवाद देखो, अनुवाद समझो। हमारी संस्कृतियां सदा गतिशील रही है, मतलब जो हमारी संस्कृति है वो सदा गतिशील रही है, मतलब चलती रही है, ठीक है, बदलती रही है। जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है, मतलब नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुरागा नहीं है, मतलब इसमें दुरागा जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है, इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है, और इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों की स्थिति है, जैसे कि सत्य का सम्मान और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव एंड विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक है। आपसे बड़े हैं तो उनका आदर करो, अपनी संस्कृति को समझो, ठीक है, अपनी संस्कृति को समझो, और आप लोगों के प्राणियों के प्रति जो सम्मान भाव होना चाहिए, ठीक है, एंड उदारता होनी चाहिए, ये सब बस आपका हो गया। इसमें आपको केवल 2 अंक आपका मिलता है भैया संदर्भ का, और प्लस 3 अंक आपको मिलता है व्याख्या का, टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो व्याख्या और संदर्भ मैंने दोनों समझा दिया, बस 5 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, आगे आ जाओ। अब हमारा आता है संस्कृत का पद्यांश,
या श्लोक कह सकते हो, ये भी 5 ही अंक का आता है। जैसे 5 अंक का संस्कृत का गद्यांश आता है, वैसे 5 ही अंक का संस्कृत का पद्यांश भी आता है। ठीक है, देखो ये वाला ध्यान से समझना। ठीक है, एक बंधनम मरणम यपि वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधनम मरणम यपि जयो यप पराजय उभय समो वीरा वीर भाव ही वीरता, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार आ चुका है। प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से समझना। संदर्भ देखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है। प्रसंग डाल दो इसमें, सिकंदर और पुरुराजा के संवादों के द्वारा वीरता को प्रभावित किया गया है। अब छोटा सा व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा व्याख्या है, ध्यान से समझो। छोटा सा अनुवाद है कि बंधन हो अथवा मरण हो, मतलब बंधन होने का मतलब है आपका शादी होता है तो बंधन होता है, तो बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर जो है वो समान रहते हैं और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। बस हो गया, 5 अंक आपका यहां से पक्का हो गया। बस इतना आपको करना है, बस आप लोगों का 5 अंक हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं है, 2 अंक आपका संदर्भ का, 3 अंक व्याख्या का, 5 अंक आप लोगों का पक्का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपने ये वाला गद्यांश और ये वाला पद्यांश पढ़ लिया तो समझो आप लोगों ने 10 नंबर अपना क्लियर कर लिए। अब आता है जीवन परिचय। देखो हम आप लोगों को एक ऐसा जीवन परिचय करा रहे हैं, लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय, जो कि आपका 5 अंक का आता है, पक्का समझो। देखो जयशंकर प्रसाद जी का मैं जीवन परिचय कराने वाला हूं, जयशंकर प्रसाद जी का, और ये हर साल आता है बच्चा। आपको अगर मैं पेपर देखो या फिर आप खुद देख लो, बहुत सारा पेपर आप 2-3 साल का, आपको ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जहां आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय ना मिले। हर बच्चा देख लेना भैया पेपर, आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर मिलेगा, ये आपको लेखक में। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखो ये 2026 का पेपर है, यहां 3 जीवन परिचय आया। देखो मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, एक हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का, एक भगवत शरण उपाध्याय जी का, ध्यान से समझो बच्चा, और तीसरा है जयशंकर प्रसाद जी का। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो देख लो, हो सकता है ना दिखाई दे, देखो। ठीक है, इस साइड में ये। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का समझा रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां आप लोगों को कैसे लिखना है, सबसे पहले आप उनका जयशंकर प्रसाद जी हेडिंग और संक्षिप्त जीवन परिचय, सबसे पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना। नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद। ध्यान से समझो, संक्षिप्त जीवन परिचय आप लिख दो और इसी को बना बना के आप बड़ा सा जीवन परिचय लिख सकते हो, बड़ा सा जीवन परिचय लिख सकते हो इसी को बनाकर। ठीक है, देखो फिर जन्म 1889, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहता है तो भाई ध्यान रखना। ठीक है, स्थान है काशी के वाराणसी, काशी के वाराणसी में। पिता का नाम जो था वो देवी प्रसाद था। ठीक है, माता का नाम जो था वो मुन्नी देवी था, ध्यान से समझना, मुन्नी देवी। मृत्यु 1937 में हो गया था। एंड रचनाएं जो है कामायनी और लहर था। क्या था? कामायनी और लहर था। ठीक है, अब आपको इसी को बनाकर लिख देना। देखो बनाकर कैसे लिखोगे, देखो आप लिखो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के वाराणसी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था, बस बीच में भरते जाओ। और इन्होंने घर पर ही वेद, वेदांग, इतिहास, दर्शन शास्त्र का आदि का अध्ययन किया था। इनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे बना बना के लिखो मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या है हिंदी में, कुछ भी नहीं है। फिर आप थोड़ा और लिख दो, इनका जीवन बहुत कष्टों से बीता। फिर इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। इनकी रचनाएं हैं कामायनी, लहर, झरना, आंसू, सब। ठीक है, बस हो गया। लो अब हम लोग बड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं, क्योंकि आपको मन को शांति मुझे दिलाना है। जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी में सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था तथा इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। किसका था? तंबाकू का था। ठीक है, और इनके पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। जब ये छोटे से थे भैया जयशंकर प्रसाद जी, तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। और 4 वर्ष बाद, केवल 4 ही वर्ष बाद इनके माता का भी देहवासन हो गया, मतलब स्वर्गवास हो गया। इनके पिता का
का स्वर्गवास के केवल 4 ही वर्ष बाद टेंशन में इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। मैंने छोटा सा लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी का घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये बीच में आप कहीं भी भर दो, वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, दर्शन शास्त्र, ये सब भर देना। फिर इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीता। अल्प अवस्था में ही इनकी जो है क्षय रोग, किसके कारण? क्षय रोग के कारण इनका 1937 में मृत्यु हो गया था। केवल ये 48 वर्ष जिंदा थे। कितना? 48 वर्ष जिंदा थे, बस इतना ही जिंदा थे। और इतने में ये बहुत बड़े बड़े काम करके गए। बहुत लोग 100 वर्ष, 200 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष जिंदा रहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये केवल 48 वर्ष में वो काम कर गए कि आज हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, हर बच्चा इनको पढ़ रहा है। ठीक है, देखो रचनाएं, देखो आंसू है, कामायनी है, चंद्रगुप्त, भास्कर, झरना, छाया, सब इन्हीं की रचना है। ये सब बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आता भी है, एमसीक्यू में आता भी है, तो तैयार कर लेना। चलो ये आपका 5 नंबर मैंने पक्का करा दिया। ठीक है, लेखक का। अब एक हम आपको कवि का बता दे रहे हैं, कवि जी का, जो कि हर साल आता है बच्चा। कवि का भी ये वाला हर साल आता है, मैंने पेपर में दिखा दिया है। भाई आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ो, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, गला सूख रहा है। ठीक है, क्योंकि भैया पानी, बट अभी मैं सोच रहा हूं पढ़ा दूं, फिर आराम से पानी वगैरह पियेंगे। ठीक है, बस आप लोग यार लाइक कर दिया करो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय। देखो जीवन परिचय है, अब तुलसीदास जी का समझो, तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी का। देखो जितने बच्चे कमजोर हैं, थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर हैं, थोड़ा सा कमजोर है ना, तो उनके लिए मैंने एक काम किया है, एक काम, छोटा सा काम किया है। हर बच्चे को अगर अच्छा लगे तो बताना। मैंने केवल और केवल उसमें 15 वीडियो ऐसा दिया है, 15 ऐसा वीडियो, बिल्कुल वायरल वीडियो, जो बिल्कुल वायरल है, जिसमें आपका, देखो ध्यान से समझना, 15 ऐसा लेक्चर उसमें दिया है। मतलब मैं आप लोगों को मतलब ये दे दूंगा फ्री में, बस आप लोग थोड़ा काम करना। 15 ऐसा उसमें लेक्चर रहेगा जो बहुत वायरल होगा। उसमें आपके पेपर भी रहेंगे, प्लस आपके महामैराथन भी रहेंगे। केवल 15 लेक्चर आपका उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल सारा रहेगा, 2-2, 3-3 क्लास एक सब्जेक्ट का। और प्लस आपका 20 पीडीएफ रहेगा उसमें, 20 पीडीएफ, 20 पीडीएफ। मतलब 15 आप वीडियो देख लोगे, 20 पीडीएफ देख लोगे। आपका, मैं उससे ये नहीं कर रहा हूं टॉपर बन जाओगे, लेकिन आपका 80% बन जाएगा, 80% पेपर में। और ये आप केवल 2 से 3 दिन में पढ़ सकते हो। ये हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं बहुत जल्द। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द आने वाला है। मेहनत इस पे हो रहा है, लगातार मेहनत हो रहा है। आपके सर वैसे नहीं बाल हटाए टकले हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करने वाला हूं। ठीक है, आप लोग भी अगर मेहनत करना चाहते हो हमारे साथ, टकला हो जाओ और अपना जो स्टाइल, ईगो, इन सबको छोड़ दो पीछे और मेहनत कर दो पढ़ाई के पीछे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये हम आप लोगों के ला रहे हैं। बस आप लोग करना क्या, मैंने बताया ना आप लोगों को, बस ये सारी चीजें, बस 15 लेक्चर बताओ। अगर एक लेक्चर आधा घंटा का हो तो 15 लेक्चर, बस बहुत कम है, 7 से 8 घंटा। इसको आप लोगों को क्या करना है, आज का ये वीडियो लाइक करो प्लीज, हर बच्चा लाइक करे। 1000 लाइक, वो भी 24 घंटे के अंदर पहुंचा दो। हर बच्चा लाइक कर दो, हर बच्चा शेयर कर दो, हर बच्चे के पास शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर आप देखो ये वाला मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और प्लस ऐसे हर सब्जेक्ट का वीडियो भी। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं जीवन परिचय संक्षिप्त। सबसे पहले तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी का। देखो यहां हमारा है, नाम जो है तुलसीदास है। जन्म 1532 राजापुर में हुआ था। माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ध्यान से समझो पूरा। ठीक है, मृत्यु 1623 में। एंड रचनाएं इनकी है रामचरितमानस और कवितावली, रामचरितमानस और कवितावली। ठीक है, तो ये पहले संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इसी को आप बना के लिखो कि भैया तुलसीदास जी का नाम तो पता है, जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी था, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था। ये घर पर ही वेद, वेदांत, पुराण आदि भाषाओं का अध्ययन किए थे। फिर ऐसे बीच में भर दो। फिर इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं ये हैं। बस बताओ कुछ हार्ड है नहीं ना? आपको अगर नहीं आता तो ऐसे पूरा छाप देना। आ जाओ हम लोग देखते हैं जीवन परिचय इनका। छोटा सा मैंने लिखा है जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में राजापुर में बांदा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और उनकी माता का नाम हुलसी था, सभी को पता है, तथा इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और तुलसीदास जी का बचपन बहुत कष्टों से बीता। देखो तुलसीदास जी का बचपन क्यों कष्टों से बीता, क्योंकि इनके माता पिता ने तुलसीदास जी को त्याग दिया था। क्योंकि उनका जो क्या हुआ था, मतलब गलत
नक्षत्र में इनका जन्म हो गया था तो त्याग दिए थे, ठीक है। इसलिए इनका बचपन बहुत कष्टों से बीता था, बहुत कष्ट हुआ था, ठीक है। और तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। और तुलसीदास जी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। तुलसीदास जी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, ये बात ध्यान रखना। उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, मतलब उनकी पत्नी सुंदर भी थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। और तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। बस छोटा सा मैंने लिखा है, बहुत बड़ा नहीं लिखा। अगर आप ये संक्षिप्त जीवन परिचय लिख रहे हो कॉपी के ऊपर और आप ये इतना जीवन परिचय लिख दोगे 5 नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि आपने संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है, ठीक है। अब देखो रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, बस 3 रचना आप लिख देना। 2 ही रचना आता है लेकिन 3 आप लोग लिख देना। तो हम लोगों ने भैया 5 और प्लस 5 कवि और लेखक का जीवन परिचय पक्का कर लिया, 10 नंबर। बताओ कोई टेंशन नहीं ना सारा। अब हम लोग आते हैं एक निबंध, एक निबंध हम आपको पढ़ाएंगे और प्लस 4 निबंध मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में। 4 ऐसे निबंध मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, 4 निबंध। वो 4 निबंध आप लोगों को मैं पीडीएफ में दे दूंगा जो 2027 पेपर में आने वाला है, 2027 पेपर में आने वाला है। तो वो 4 पीडीएफ में आपको दे दूंगा। अभी मैं एक आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं भैया पीडीएफ तो तैयार है, बस आप लोग अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ यार, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्यार दिखाओ। हर बच्चा लाइक करो, 24 घंटे का टाइम है और अभी से अगर करोगे तभी होगा, वरना बाद में नहीं हो पाएगा। 1000 लाइक पहुंचाओ, 24 घंटे का टाइम मैंने दिया है, 1000 लाइक हो गया। आप लोग देखना कि आप लोगों के लिए मैं क्या क्या लाने वाला हूं, ठीक है। प्लस मैं आप लोगों को ये जो 15 लेक्चर वाला मैंने बताया था, ये मैंने बताया था ना कमजोर छात्रों के लिए 15 लेक्चर, मतलब 15 लेक्चर सारा खत्म, हर सब्जेक्ट खत्म, प्लस 20 पीडीएफ, बस, ठीक है। तो ये चीज मैं आप लोगों को लाने वाला हूं। तो आप लोग बस अपना प्यार दिखाओ, 1000 लाइक करो यार 24 घंटे के अंदर, फिर आप लोग शेयर किया करो। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, फिर ऐसा में मैथ का, साइंस का, सबका क्लास आने वाला। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। ये आप लिख लो, 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा भी बिल्कुल 100%। देखो सबसे पहले आप रूपरेखा में आपको क्या करना है, हर बच्चा समझ लो कि रूपरेखा में आपको जो जो हेडिंग आपने डिस्कस किया, जो जो हेडिंग आपने लिखा है, जैसे मैंने यहां प्रस्तावना डिस्कस किया है, ठीक है। फिर आगे मैंने डिस्कस किया है प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। फिर मैंने यहां प्रदूषण का प्रकार कर लो, प्रकार। तो ये मैंने जो जो हेडिंग डिस्कस किया है वो आपको रूपरेखा में डालना है। मान लो आपको ना याद हो सर मुझे हेडिंग नहीं याद है, तो कुछ नहीं करना, पहले आप हेडिंग बना बना के लिख लेना, बाद में आप लिख देना हेडिंग सारा। तो पहला मैंने प्रस्तावना डिस्कस किया, फिर प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर समस्या का समाधान, फिर मैंने उपसंहार। मतलब 5 से 6 हेडिंग आप रूपरेखा को लेकर 6 हेडिंग कह सकते हो, इतना बहुत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आजकल जो है प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और इस समय हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। सब कुछ क्या हो चुका, प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। और यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। इतना छोटा सा आप पूरे निबंध का एक छोटा सा भाग आप केवल प्रस्तावना में लिखना है। पूरे निबंध में आप निबंध तैयार किए, एक छोटा सा भाग बना के लिख दो। आपको बुक की भाषा नहीं छापना है निबंध में, बुक की भाषा नहीं, आप खुद से बना कर लिखो, खुद से बना कर लिखो, खुद से बना कर लिखो भैया। काहे आप लोग बुक की भाषा क्यों छापोगे बताओ? क्या आपको इतना माइंड नहीं है कि हमें कैसे बनाना है? क्वेश्चन को बनाना सीखो, कैसे बनाया जाता है। प्रदूषण का अर्थ समझ लो, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है और बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित। जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। और इस प्रकार प्रदूषण को प्रदूषित करने वाले को प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया, इससे मानव जीवन का खतरा है। जितना बता रहे उतना लिखना निबंध में, ठीक है। आगे आ जाओ। प्रदूषण के प्रकार। आजकल वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई दे रहा है, जैसे देखो, पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब जो आप हवा है जिससे आप ऑक्सीजन ले रहे हो ना, वो भी प्रदूषित हो रहा है। अब बताओ जब हवा प्रदूषित हो रहा है तो कैसे आप शुद्ध वायु पाओगे? तो फिर आपके अंदर
कमी होता चला जाएगा। आप गलत वायु, अगर गलत आप हवा लोगे तो अंदर कमी होता चला जाएगा। तो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, और आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है, और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गया है। बस ये आप लोग लिख लो। फिर आगे हम लोग समझते हैं अगला प्रकार, जल प्रदूषण। तो जल ही जीवन है, जल को ही जीवन कहा जाता है। वाटर इज लाइफ, ठीक है, वाटर इज लाइफ। आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां, जिससे जो है लोगों का जीवन खतरे में है। ध्वनि प्रदूषण लिख लो। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की एक नई समस्या है। जो इतना ज्यादा मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि जो इतना ज्यादा चल रहा है ना, इसी से तो प्रदूषण बढ़ रहा है। आजकल गाड़ी वगैरह देखो, आज कल गाड़ी एक के दिन एक, मतलब नए नए गाड़ी आ रहे हैं, नए नए कार निकल रहे हैं, ठीक है। आज मैंने ये लाया, कोई ये ला रहा है, कोई वो ला रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना प्रदूषण हो रहा है, ये नहीं देख रहे हैं कोई, क्योंकि उनको इससे थोड़ी ना मतलब है, ठीक है, प्रदूषण से थोड़ी ना मतलब है। उनको तो नया नया चीज लाना है और कंपनी आराम से कमा रही है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। रासायनिक प्रदूषण, द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव करता है। मतलब जो इतना ज्यादा, जो खेतों में जो खेत होता है, इतना ज़्यादा खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा जो कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खतरनाक है, ठीक है। चलो ये सब समझ गए। अब आगे आते हैं, समस्या का समाधान कैसे करेंगे। समस्या का समाधान देखो, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, मतलब वृक्ष को लगाओ, पेड़ पौधों को लगाओ। जो वृक्षारोपण है, ये जो पेड़ है, वृक्षारोपण सबसे अच्छा उपाय है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो इतना ज्यादा कटाव हो रहा है उस पर भी रोक लगाओ। ऐसा नहीं कि आज आप 5 वृक्ष लगाए और जगह 15 वृक्ष कट गए, क्या फायदा, 5 लगाए 15 कट गए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए इस पर भी रोक लगाई जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, मतलब पैदा किया है। और आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो, ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। देखो एक साथ नहीं खत्म हो सकता, लेकिन अगर हम धीरे धीरे इन सबको कम करें, धीरे धीरे हम इन सबको कम करते जाएं, कम करते जाएं, 0.00% आप कम करोगे, किसी दिन 2%, किसी दिन 3%, भाई कुछ तो कम कर सकते हैं। हम नहीं कहते पूरा एक साथ कम कर दोगे, लेकिन कुछ परसेंट हम लोग कम कर सकते हैं अगर सारे लोग जागरूक हो जाएं तो, ठीक है। उपसंहार देखो, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम भी लागू किया था और वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी बनाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित भी किया गया और न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिए। और यह संकल्प लें कि जीवन पे आपका एक अच्छा आने पर, एक अवसर आने पर, अच्छा अवसर आने पर एक वृक्ष जरूर लगाओ। मतलब कोई भी आपकी लाइफ में एक अच्छा काम हुआ है, आप नौकरी पा गए, आपके घर में शादी है, कोई अच्छा अवसर है, तो एक पेड़ लगा दो। आप केक ना काटो, केक आपका केवल 2 मिनट का स्वाद है, एक पेड़ लगा दोगे जिंदगी भर आपको ऑक्सीजन देगा। अपने घर के सामने इधर उधर कहीं भी पेड़ लगा दो यार, ठीक है, कोई सा भी पेड़ लगा दो जिससे ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बस इतना आपको करना है, बस ये हमारा पूरा निबंध हो गया, इतना ही निबंध करना है, ठीक है। पूरा निबंध का स्क्रीनशॉट ले लो, हर बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है ये वाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पत्र लेखन, 4 नंबर पक्का। हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट में आपसे पूछेगा पत्र लेखन, और आपको बस 3 पत्र तैयार कर लेना। लिख लो अपनी कॉपी में 3 पत्र। एक आपको शुल्क मुक्ति पर पत्र, ध्यान से समझ लो, शुल्क मुक्ति, ठीक है, पहला। बिजली समस्या, दूसरा, और तीसरा जो है वो ये वाला, गंदगी पर पत्र लेखन, गंदगी पर 3 पत्र तैयार कर लो, 4 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किए हो, तो प्लीज आप लास्ट में शेयर कर दो, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया है, 15 वीडियो का लेक्चर जो है वो ट्रिक आपको 15 वीडियो प्लस आपका 20 PDF, ये आप लोगों को मैं देने वाला हूं। हर बच्चे को व्हाट्सएप पर 15 लेक्चर प्लस 20 PDF, बस इतना ही आपने देख लिया। अगर मान लो आप कमजोर हो तो आपका 80% यहां से बन जाएगा। इसके लिए आप लोग, इसको मैं आपको दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। हर बच्चा मैसेज करो इसी पर 99 18 86
3196। लेकिन इसका शर्त है हर बच्चे को, ठीक है, 24 घंटे के अंदर हर बच्चा लाइक कर देगा तो 24 घंटे के अंदर 1000 लाइक होना चाहिए। 1000 लाइक हर बच्चा। और अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जल्दी से शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दो, स्टेटस लगा दो, हर जगह होना चाहिए कि सर का ये क्लास आया है और ये चीज सर फ्री में देने वाले हैं, क्योंकि इसको मैंने बनाने में 10 रात 10 दिन मैंने त्यागा है, मेरी आंख बता रहा है। प्लीज आप लोग अब कर दो, हर बच्चा शेयर कर दो। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे हैं जो कि आप लोगों का पत्र लेखन। फिर मैं आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना, लेकिन 1000 लाइक होने के बाद ही करना, क्योंकि मैं अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट में मांगूंगा व्हाट्सएप पर, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है अगर किए रहोगे, प्लस 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है अगर किए रहोगे, और लाइक किया है वीडियो को, मुझे स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा, फिर मैं आपको वो पीडीएफ दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी देते हुए अपने संपादक को एक पत्र लिखो, ठीक है। देखो सबसे पहले पत्र का ये फॉर्मेट समझ लो, ऊपर का लाइन ये सेम ही होता है, बस आप गंदगी पे लिख रहे हो तो गंदगी वाले अधिकारी को लिखो। अगर आप भैया शुल्क मुक्ति पर लिख रहे हो तो आप भैया प्रधानाचार्य जी को लिखो, यही चीज से करना पड़ता है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, अगर बिजली अधिकारी है तो बिजली अधिकारी। नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय है क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्या पर पत्र। अब लिखना क्या है, देखो महोदय, देखो आपके लोकप्रिय समाचार के माध्यम से मैं प्रयागराज निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। मतलब गंदगी जो हमारे एरिया में इतना ज्यादा जो ऐसे कूड़ा, मतलब कूड़ा का ढेर हर जगह लगा हुआ है, बहुत ज्यादा नाली वगैरह गंदा है, तो इसको प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दो। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि हमारे जो है हमारे गांव में कोई सफाई कर्मचारी कई दिनों से नहीं आया, कई महीनों से नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं और जिससे डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। इस रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन से उपेक्षा के कारण इन लोगों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। बस इतना आपने लिख दिया, चिंतित होना स्वाभाविक है। तो कृपया करके जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, बस जल्द ही जल्द समस्या का समाधान करें। यहां अपना नाम लिख देना, भवदीय रमेश शुक्ला, जो भी आपका नाम है लिख सकते हो। अब इधर आपका हो गया, बस छोटा सा मैंने आपको बताया है, और थोड़ा सा बीच में भर सकते हो बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा पत्र लेखन। समझ में आ गया ना, पूरा समझ में आ गया। अब आप लोग आज का ये वीडियो लाइक कर दो, सभी बच्चे जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हर एक चीज मैंने आपको समझा दिया, जीवन प्रचय निबंध, हर एक चीज। अब आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, सभी बच्चे लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। अब आप लोग भैया इस वीडियो को लाइक करो, सभी बच्चे लाइक कर दो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। 24 घंटे के अंदर भैया हमें चाहिए 1000 लाइक, ठीक है। सभी बच्चे लाइक करो जल्दी से। 1000 लाइक जैसे हो जाएगा, मैथ का महामैराथन क्लास आएगा, मैथ का क्लास आएगा, ठीक है, वो भी 2-3 घंटे का। तो आप लोग 1000 लाइक करो 24 घंटे के अंदर, शेयर करो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजो। और फिर मैं आपको 15 वीडियो का जो वायरल वीडियो है प्लस 30 पीडीएफ वो मैं आपको व्हाट्सएप पर फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन 1000 लाइक 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया हूं, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करो, अपने व्हाट्सएप स्टोरी लगाओ, शेयर करो, और सभी बच्चों के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आज की इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।